Am I audible? Yes, ma'am. Okay. स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट फिनिश किए हैं। आज जो टॉपिक है वो हमारा है फंक्शंस का। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस। सो फंक्शंस आर बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टास्क। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है, या उसमें कुछ अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो उसको कई सारे टास्क करने हैं, तो यूजुअली इफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग ये होता है कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन सारे पार्ट्स को हम फंक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट के लिए हम एक स्पेसिफिक फंक्शन बना देंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप डीबगिंग करते हैं तो वो इजी रहता है। अगर पर्टिकुलर किसी एक फंक्शन में एरर है तो सिर्फ हम उसको ही क्या करेंगे, डीबग कर देंगे, मतलब उसकी ही एरर को रिमूव करेंगे, हमें पूरे प्रोग्राम को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। प्रोग्राम्स क्या है हमारे, सेट ऑफ स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम परफॉर्म होता है। ऐसे ही फंक्शन में क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा। ठीक है, तो जब हम सारे कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो एक ही ब्लॉक में इनक्लोज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। So C enables its programmer to break up a program into the segments commonly known as function, each of which can be written more and less independently of others. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपका C का कोई बड़ा सा प्रोग्राम हो और उसमें कई सारे टास्क हो, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टास्क, जैसे आपको कोई प्रोग्राम करना है जिसमें आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें होनी है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम में एडिशन के लिए सेपरेट फंक्शन बना लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट, डिवीजन के लिए सेपरेट, ऐसे ही कोई और आपका मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जैसे इसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं और भी चीजें हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं, छोटे छोटे से सेगमेंट बना सकते हैं, और जो सेगमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन। अब जो वो सेगमेंट्स हैं वो या तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर किसी फंक्शन से कोई वैल्यू निकल रही है तो वो दूसरे फंक्शन में कॉल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर वो क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कि आपने एक सेगमेंट लिखा उसका एक आउटपुट आ गया, दूसरा सेगमेंट लिखा उसका एक सेपरेट आउटपुट आ गया, दोनों ही फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं और एक का आउटपुट दूसरे के आउटपुट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक टास्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। Every function in a program is supposed to perform a well-defined task. Therefore, the program code of a one function is completely isolated from that of other function. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, तो जो फंक्शन हमारा एडिशन कैलकुलेट कर रहा है वो फंक्शन हमारा सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करेगा, तो हम एडिशन के लिए एक सेपरेट फंक्शन लिखेंगे और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग लिखेंगे। तो हर बार जब भी कोई टास्क होता है तो हम उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन लिखते हैं, और वो जो फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होंगे। एवरी फंक्शन हैज अ नेम। ठीक है, जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, एक सबसे पहले नेम देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम भी लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक नेम डिफाइन करते हैं। ऐसे ही हम जब भी एक फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले उसका एक नेम डिफाइन करते हैं, that act as an interface to the outside world in terms of how information is transferred to it and how the results generated by function are transmitted block from it.
तो वो जो आपका नेम आप जो है साइन करेंगे उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस फंक्शन का क्या पर्टिकुलर आउटपुट है। तो अगर आप फिगर देखेंगे, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपने क्या लिखा है, एक मेन फंक्शन लिखा है। ठीक है, मेन इटसेल्फ अ फंक्शन है ना। हम जो लिखते हैं, अगर प्रोग्राम में हमारा मेन फंक्शन नहीं है तो हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मेन भी हमारा एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है। और विद इन द मेन हम कई सारे और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका नाम क्या है, फंक वन। ठीक है, फंक्शन वन एक डिफाइन किया गया है, फंक्शन वन जिसका नेम लिखा गया है फंक वन। और यहाँ पर इसमें कोट्स लगे हुए हैं और सेमी कॉलन्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन है वो जो है वो एक कॉल कर रहा है। मेन को हम क्या कहेंगे, कॉलिंग फंक्शन। जो किसे कॉल कर रहा है, फंक्शन वन को, और फंक्शन वन को हम कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। तो वो जैसे ही कॉल करेगा इस फंक्शन वन को, तो उसके बाद वो कॉल हमारी ट्रांसफर हो जाएगी फंक्शन वन के पास। फंक्शन वन में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं पूरा कंप्लीट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल वापस आ जाएगा मेन प्रोग्राम पे, और उसके बाद रिमेनिंग प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमारे जो फंक्शन है वो दो टाइप से होंगे। एक हमारा क्या होगा, कॉलिंग फंक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, कॉल्ड फंक्शन होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें तो एक फंक्शन डिफाइन किया है फंक्शन वन, हम ऐसे करके ना कई सारे और फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, फंक्शन फोर। और ये सारे फंक्शंस कहाँ कॉल किए जाएंगे, कॉल किए जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, मेन हमारा एक कॉलिंग फंक्शन हो जाएगा, और जिस भी फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो फंक्शन हमारा कॉल्ड फंक्शन हो जाएगा। अब सपोज फंक्शन वन के अंदर ही आपने फंक्शन टू को कॉल कर दिया, तो हमारा फंक्शन वन इस समय कॉलिंग फंक्शन हो जाएगा और फंक्शन टू क्या हो जाएगा, कॉल्ड फंक्शन। ये ऐसे डिपेंड करेगा कि आप कौन से फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, अब इसे ऐसे ले लें कि मेन फंक्शन इज एक्ट लाइक अ मदर। ठीक है, उसने एक बच्ची को बुलाया, फंक्शन वन हो गया, दूसरे को बुलाया, फंक्शन टू हो गया। अब अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बुलाया, मतलब ये और सिबलिंग्स, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या हो जाएंगे, कॉलिंग फंक्शन, और वो जो होगा वो हो जाएगा कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो स्विच होता है। जो बुला रहा है वो कॉलिंग होगा, जिसको बुलाया जा रहा है वो हमारा कॉल्ड फंक्शन होगा। और कॉल्ड फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी, वो अपना एक टास्क परफॉर्म करेंगे, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोग्राम कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं एक और। जैसे देखिए मैंने कंटिन्यूशन में आपको बताया, जैसे इसमें क्या है, मेन फंक्शन में आपने फंक्शन वन को कॉल किया, फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू इनक्लोज्ड है, तो फंक्शन वन इस समय कॉलिंग फंक्शन हो गया, फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन हो गया। फिर फंक्शन टू के अंदर फंक्शन थ्री इनक्लोज्ड है, तो फंक्शन टू इस समय कॉल्ड फंक्शन हो, कॉलिंग फंक्शन हो गया, फंक्शन थ्री कॉल्ड फंक्शन। और फाइनली क्या है, फंक्शन थ्री है जो किसी को कॉल नहीं कर रहा है, तो फंक्शन थ्री जब कंप्लीट करेगा तो प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन टू पे जाएगा। फंक्शन टू जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन वन पे जाएगा, और फंक्शन वन जब कंप्लीट करेगा तो प्रोग्राम कंट्रोल वापस मेन फंक्शन पे चला जाएगा। सो व्हाई डू वी नीड फंक्शंस। जैसे मैंने एक बार आपको बताया कि प्रोग्राम जो है वो डिबगिंग में इजी रहता है। तो एक तो ये कि आपके प्रोग्राम में जो है फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, प्रोग्राम डिवाइड द प्रोग्राम इनटू सेपरेट वेल डिफाइंड फंक्शन, facilitate that each function to be written and tested separately। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि आपका प्रोग्राम जो है वो सिंपल हो जाएगा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में लिखेंगे उस प्रोग्राम को, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फंक्शन को सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें एरर है तो सेपरेटली उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रोग्राम में कोड लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप सिंगल प्रोग्राम में कोड लिखते हैं तो वो इजियर नहीं होता, जबकि आप क्या करेंगे, अगर स्मॉल पार्ट्स में लिखेंगे तो क्या होगा, इजी होगा, और प्रोग्राम जो है सेपरेट सेक्शंस में आप इजीली उसको रीडेबल हो जाएगा।
और अगर आप एक प्रोग्राम, जो थर्ड लाइन है दैट इज सेइंग द काउंटलेस लाइन, अगर कोई प्रोग्राम हम सिंगल उसमें लिखते हैं तो वो क्या होता है, काउंटलेस लाइंस में लिखा जाता है, जबकि जो फंक्शंस हैं उनको आप सेपरेटली एग्जीक्यूट करके उनको रन करके रख सकते हैं, और जब आपको नीड हो तो कॉल कर सकते हैं। जैसे एडिशन का आपने एक फंक्शन बनाया और आपको दो प्रोग्राम लिखने हैं जिसमें आपको एडिशन को ही कॉल करना है, तो आप सेव फंक्शन को दो प्रोग्राम्स में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोबारा दोबारा एडिशन का लिखने की जरूरत नहीं होगी। सो द टर्मिनोलॉजी ऑफ द फंक्शन, जैसे मैंने बताया कि a function f that uses another function g is known as calling function and g is known as called function। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो जिसके अंदर कॉल हो रहा होगा वो कॉलिंग फंक्शन हो जाएगा, और जिसको हम बुला रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन। द इनपुट दैट फंक्शन टेक्स आर नोन एज आर्गुमेंट्स। अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यूज या इनपुट पास होंगे उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। When a called function returns some result back to the calling function, it is set to return that result। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है। अगर किसी वो रिजल्ट जो है आपको वापस मेन फंक्शन में देना है तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होके वहां से पास होता है। द कॉलिंग फंक्शन मे or may not pass parameter to the called function. If the called function accept argument, the calling function will pass parameters, else not। ठीक है, तो ये आपका ये है कि अगर कॉलिंग फंक्शन से आपको आर्गुमेंट देने हैं तो तभी पॉसिबल है जब आपका कॉल्ड फंक्शन में वो आर्गुमेंट जाएंगे। ठीक है, आर्गुमेंट्स का मतलब अभी आपको जब प्रोग्राम कराएंगे तो क्लियर होगा। वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप एज अ इनपुट दे रहे हैं। जैसे एडिशन करना है तो अगर आपको 2 नंबर को एडिशन करना है तो आपको 2 आर्गुमेंट पास करने हैं फंक्शन के अंदर। अगर 3 नंबर का एडिशन करना है तो 3 आर्गुमेंट पास करने हैं एडिशन के लिए। सो मेन इज द फंक्शन दैट इज called by operating system and therefore it is supposed to return the result of its processing of the operating system। तो आफ्टर ऑल आपके कोई भी फंक्शन जो है रिजल्ट दे रहे हो, फाइनली जो रिजल्ट्स आपके जाते हैं वो आपके मेन फंक्शन के थ्रू ही जाएगा। For each and every program there is a single function that is main function, जो आपका होना चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपके कोई भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। मेन फंक्शन इज मस्ट। और अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। और डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन, ये हमारी किस टाइप की वैल्यू जो है वो रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं और विद इन द ब्रैकेट्स वी हैव टू स्पेसिफाई द आर्गुमेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट्स लिखते हैं। तो जब भी हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, आफ्टर दैट नेम ऑफ द फंक्शन एंड विद इन द ब्रैकेट्स आर्गुमेंट। अगर आपके फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आप ब्रैकेट्स लगा के वहां पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है लाइक फ्लोट। फ्लोट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, avg average is the name of the function and the within the bracket int a and int b, these are the two arguments। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फंक्शन है वो एवरेज कैलकुलेट कर रहा होगा 2 नंबर्स का, और वो जो 2 नंबर्स हैं वो हैं आपके int a और int b, मतलब a और b जो है 2 वेरिएबल्स जो इंटीजर टाइप के हैं। अच्छा, हमने इसमें रिटर्न टाइप आपका फ्लोट क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि एवरेज लेटर समय डिवीजन होगा और डिवीजन जो है वो हमारा पॉइंट्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया है। अदरवाइज यहाँ पर हम जैसे एडिशन का कोई फंक्शन होता है तो 2 इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही होता, तो यहाँ पे हम int add int a int b ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन और विद इन द ब्रैकेट हम आर्गुमेंट्स लिखेंगे। मतलब आर्गुमेंट्स का मतलब वो पैरामीटर जिन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया फ्लोट इज द डेटा टाइप, average is the name of the function and within the bracket int a and int b is your list of argument।
वैसे ही अगर आपको 3 वैल्यूज का एवरेज करना हो तो क्या लिखेंगे हम, फ्लोट एवरेज इंट ए इंट बी इंट सी। जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन्स। ठीक है, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया और हमने यहाँ पे लगा दिया सेमी कॉलन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, अभी वहां चला जाएगा जहां पे वो एक्चुअल फंक्शन डिफाइंड होगा। एक्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के लिए वी हैव टू गिव द फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन में हम सेमी कॉलन्स नहीं लिखेंगे एंड में, वहां पर हम वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो उसे परफॉर्म करना है। तो फंक्शन स्टेटमेंट कैसे देते हैं, सबसे पहले वही रिटर्न डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन और विद इन द ब्रैकेट आपको आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपको परफॉर्म करनी है। जब आपके स्टेटमेंट परफॉर्म हो गए तो हमारा क्या होगा, रिटर्न लिख के हम उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करा देंगे। ठीक है, हमारा जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न कमांड से जो वैल्यू कंप्यूट हुई है उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, जब हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हम सेमीकोलन एंड में नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही हम सेमीकोलन लगाते हैं वो हमारा क्या दिखाता है, स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो जब भी हम सेमीकोलंस लगाते हैं तो स्टेटमेंट में हम यहाँ पर सेमीकोलंस यूज नहीं करते जब हम डेफिनेशन देते हैं तब। सिमिलरली इफ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं और नीचे जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिखते हैं, पर सेमीकोलंस नहीं लगाते। जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे वो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तब सेमीकोलन आता है, जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तब सेमीकोलन नहीं आता है। उसके बाद हमारा है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल, somebody is raising hand. यस मैम। यस सत्य प्रकाश। मैम लास्ट स्लाइड लगाइए। ये वाली। यस मैम। हाँ बताइए। मैम जो एग्जांपल में फंक्शन का डिक्लेरेशन करा है मैम, इसमें केवल आर्गुमेंट्स का टाइप देते हैं और साथ में वेरिएबल नेम भी देते हैं, जैसे ए और बी भी दिया है। नहीं, कई बार हम वेरिएबल्स नेम नहीं भी देते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, सिर्फ हम डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। कई बार हम ऐसे भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ डेटा टाइप लिख देते हैं, एंट एंट करके भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, बाद में वहां पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके पॉसिबल है। ओके। दूसरा है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन कॉल ये है कि आपका स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम है, जैसे ये फंक्शन कॉल करेंगे वो प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच हो जाएगा, और जो भी आपने आर्गुमेंट जो आपको पास करने हैं एक्चुअल में वो आप कॉलिंग फंक्शन में देंगे और वो आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कहाँ हो जाएंगे, कॉल्ड फंक्शन में। जैसे हमारा पीछे का देखिए, यहाँ पर इंट ए और इंट बी हमने डिफाइन कर रखा है, तो ऑब्वियसली इस फंक्शन को हम कहीं मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, और मेन फंक्शन में जब हम कॉल कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स पास करेंगे, और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे वो कहाँ चली जाएगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे चली जाएगी। अभी जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी तो आपको क्लियर होगा कि फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर होगा कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखने के लिए हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, इंक्लूड studio.h। उसके बाद हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। देखिए, मेन प्रोग्राम के बाहर ही फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इंट सम, इंट क्या हो गया हमारा, रिटर्न टाइप हो गया कि इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सम जो है वो आपका नेम ऑफ द फंक्शन हो गया, और विद इन द ब्रैकेट 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, इंट ए और इंट बी। जैसे मैंने बताया एवरेज के लिए फ्लोट लिया था, यहाँ पे 2 इंटीजर का सम है, तो दोनों इंटीजर का जो भी सम है वो क्या जनरेट करेगा, एक इंटीजर जनरेट करेगा। तो इसका डेटा टाइप क्या ले लिया हमने, इंट ले लिया है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन सबको समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप इंट, फिर नेम ऑफ द फंक्शन सम, विद इन द ब्रैकेट आर्गुमेंट ए और आर्गुमेंट बी। ठीक है, और दोनों आर्गुमेंट हमारे कैसे हैं, इंटीजर टाइप के।
और उसके बाद देखिए सेमी कॉलन्स डिफाइन किया है। यहाँ पर हमने फंक्शन की बॉडी मतलब उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब डिक्लेयर करने के बाद क्या कर दिया है, फिर हमने इंट मेन, दिस इज अ मेन प्रोग्राम, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोग्राम। इंट num1 num2 एंड टोटल इज इक्वल्स टू 0। प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर, ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट। स्कैन एफ से हमने नंबर 1 की वैल्यू इनपुट करा दी, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर, स्कैन एफ करके सेकेंड नंबर की वैल्यू इनपुट करा दी। अब टोटल में देखिए हमने ए num1 प्लस num2 की जगह क्या कॉल किया है, उस फंक्शन को कॉल किया है, उस फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन का नेम क्या है, सम, एंड विद इन द ब्रैकेट हमने पास करे नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। ये हमारी हो गई कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। और देखिए इसके बाद सेमी कॉलन्स लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहां पर शिफ्ट होगा, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। और फंक्शन की डेफिनेशन देखिए नीचे गिवन है जहां पे लिखा है फंक्शन डेफिनेशन। अब इस फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, उस सम को डिफाइन किया गया है। इंट सम इज इक्वल्स टू इंट ए इंट बी, रिटर्न ए प्लस बी और सेमी कॉलन्स। अब जब हम फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो वहां पे सेमी कॉलन्स नहीं लगाए हैं, करली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट लिख दिया है जो एग्जीक्यूट होगा। क्या स्टेटमेंट है वो, रिटर्न ए प्लस बी, और यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन्स आ गए। तो ये वाला जो फंक्शन है वो ए और बी को सम करेगा और इसको रिटर्न कर देगा। अब जब हमने मेन प्रोग्राम में कॉल किया था इस फंक्शन को, देखिए तो हमने ए और बी पास नहीं किया है, हमने कौन सी वैल्यूज पास करी है जो मेन प्रोग्राम में दी है। num1 और num2 हमने इनपुट कराया है, उन्हीं को हमने यहाँ पर पास किया। तो जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे num1 किसकी वैल्यू बन जाएगा, a की वैल्यू, num2 किसकी वैल्यू बन जाएगा, b की वैल्यू बन जाएगा, और a और b किससे रिप्लेस हो जाएंगे, num1 और num2 से। तो num1 नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐड होगा और उसकी वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे हमारे फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन को एंड करेगा, टोटल में वो वाली वैल्यू रिटर्न होके स्टोर हो जाएगी, और फाइनली प्रिंट एफ यूज करके हमने उस टोटल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया एंड रिटर्न 0, और प्रोग्राम जो है वो हमारा क्लोज हो गया। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जहां पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और हमने मेन फंक्शन में उसको कॉल किया है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वन, वी डिक्लेयर द फंक्शन, देन इन द मेन प्रोग्राम we call a function, the program control switches to the function definition, all the execution done, and the results is going back store to the main program, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया कि हर फंक्शन का कुछ एग्जीक्यूशन कैलकुलेट होगा और वो रिटर्न जो है उसके थ्रू आप उसको जो है रिटर्न करेंगे, ठीक है, मतलब उस जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसको रिटर्न करेंगे। अब जो है हमारे जो आर्गुमेंट जो पास होते हैं वो दो तरीके से पास होते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज इन विच आर्गुमेंट और पैरामीटर्स कैन बी पास टू द फंक्शंस, और वो जो दो तरीके हैं दैट इज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आपकी कोई भी वैल्यू, जो कोई भी पैरामीटर्स हैं वो पास होंगे। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वेरिएबल्स की वैल्यूज पास हो जाती हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में उसके एड्रेसेस पास होंगे, ठीक है। वेरिएबल के क्या होंगे, एड्रेस पास होंगे। तो जो अभी हमने पीछे प्रोग्राम किया था दैट प्रोग्राम इज कॉल बाय वैल्यू, जहाँ पे इंट ए और इंट नंबर 1 और नंबर 2 की जो वैल्यूज थी वो आपकी किस में चली गई थी, ए और बी में। तो हमारे आर्गुमेंट कितने टाइप से पास होते हैं, दो टाइप से, एक कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में आपकी वैल्यू कॉपी होगी वेरिएबल्स की कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में, और कॉल बाय रेफरेंस से पास क्या होगा, आपकी एड्रेसेस पास होंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में जैसे मैंने बताया कि आपकी इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड
the called function create a new variable to store the value of the argument passed to it. Therefore, the called function uses a copy of the actual argument to perform its independent task. ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेडर फाइल लिख दी, इंक्लूड studio.h। उसके बाद हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। कौन सा फंक्शन है आपका, डिक्लेयर है, एडिशन नाम, ऐड नाम का फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और उसमें क्या पास कर दिया हमने, एक आर्गुमेंट पास किया है जो है इंट n। ठीक है, तो हमने कोई एक फंक्शन डिक्लेयर किया एडिशन वॉइड, वॉइड का मतलब वी हैव नॉट डिफाइंड एनी टाइप। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप हमने डिफाइन नहीं किया, वॉइड कर दिया है, ब्लैंक है मतलब उसका डेटा टाइप कुछ भी रिटर्न होगा वहां पे, और इंट n, n जो है वो आपका आर्गुमेंट है। उसके बाद मेन फंक्शन में आ जाते हैं। पहले हम फंक्शन डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया, सेमीकोलंस लगा दिया तो डिक्लेयर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाइए, डेफिनेशंस दे रखी है। उसकी डेफिनेशन क्या है, वॉइड एड इंट n, n is equals to n plus 10, printf the value of num is called %d। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द नम क्या है, आप में कोई भी वैल्यू जो भी आप पास कर रहे हैं उसमें क्या वैल्यू ऐड हो जाएगी, 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, और आपकी वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। जो भी n की वैल्यू होगी उसमें 10 ऐड होगा और वहां पर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मेन फंक्शन में आ जाते हैं। int num is equals to 2, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी, 2। printf the value of num before calling the function, printf करा दिया हमने, और यहाँ पे जो num की वैल्यू 2 स्टोर कराई थी उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया add num, यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ पे चला जाएगा, num में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, तो उस फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाएंगे, और n is equals to n plus 10, n plus 10 में क्या हो जाएगा, 2 plus 10, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, और वो 12 वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, कि द वैल्यू इज 12। फिर उसके बाद मेन फंक्शन में प्रोग्राम कंट्रोल वापस चला जाएगा, printf the value of num after calling the function, और दोबारा से हमने num प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा है, 20 गलत है, 20 की जगह क्या होगा, 12 होना चाहिए था। तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कैसे होगा, सबसे पहले मेन प्रोग्राम से आउटपुट आएगा, पहला printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, द वैल्यू ऑफ num बिफोर कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू जो फर्स्ट प्रिंटेड स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ num बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, वो क्या वैल्यू हो जाएगी, प्रिंट 2 हो जाएगी। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन में वैल्यू में क्या हुआ, 2 plus 10 12 हो गई, यहाँ का printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, द वैल्यू ऑफ num इन द कॉल्ड फंक्शन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड printf स्टेटमेंट होगा, द वैल्यू ऑफ num आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, और वो वैल्यू अगेन देखिए 2 ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो वैल्यू कहाँ चेंज हो जाती है, सिर्फ फंक्शन के अंदर चेंज होती है। ठीक है, जो आपका मेन प्रोग्राम है वहां पर जहाँ पे स्टोर है वहां पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो कॉल्ड फंक्शन है वो सेपरेटली एक कॉपी क्रिएट करेगा और उसमें चेंजेस करेगा, और उसमें चेंजेस करने के बाद अगर आप कॉल्ड फंक्शन की कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो वहां पे तो चेंजेस दिखेंगे, पर मेन फंक्शन में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, जहां पे आपने क्या करा, एक वैल्यू पास करी है, कॉल्ड फंक्शन में आपकी वो वैल्यू चेंज हुई है और वो वैल्यू रिफ्लेक्ट भी हो रही है कॉल्ड फंक्शन में, बट आपकी जो कॉलिंग फंक्शन है उसमें जो आपने इनिशियल वैल्यू दी थी वहां पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी, आप लोग आप फिलहाल जो है वो इतना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी कॉलिंग कैसे करते हैं, और कॉल बाय वैल्यू क्या है।
कॉल बाय वैल्यू में क्या है, आप जो भी वैल्यू कॉलिंग फंक्शन में लिख रहे हैं वो कॉल्ड फंक्शन में चली जाएगी और वहीं पर चेंज होगा, ठीक है। पर मैम। एक्चुअल जो, हाँ बताइए। मैम इसको गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दीजिएगा, अभी हाँ आपने बेटा, से ये नहीं किया स्लाइड था जो। कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ गूगल क्लास में। यस मैम। इनकम्प्लीट स्लाइड पोस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रोग्राम जब हम स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड करेंगे तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। और फंक्शन को हम जब डिक्लेयर करते हैं तो सेमीकोलंस लगाते हैं, और जब हम उसको कॉल करते हैं तब भी सेमीकोलंस लगाते हैं, पर जब फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो वहां पे सेमीकोलंस नहीं लगाते। और कॉल बाय वैल्यू में जो कॉल्ड फंक्शन है, मतलब जो ऐड नाम का इस समय फंक्शन है, ये कॉल्ड हुआ है, और किसने कॉल किया है, मेन ने कॉल किया है। तो मेन हमारा क्या है, कॉलिंग फंक्शन है, और ऐड जो है वो हमारा कॉल्ड फंक्शन है। तो ऐड क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट उसमें पास हो रहे हैं उसकी एक लोकल कॉपी क्रिएट कर देगा, और उस कॉपी में ही एडिशन करेगा। ये जो 2 नंबर था ना वो पास हुआ ऐड में, और 10 उसने ऐड किया 2 में, पर उसने कहा किया, एक किसी और सेपरेट मेमोरी लोकेशन में चेंज किया, और उस सेपरेट मेमोरी लोकेशन में चेंज होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 12 आ गया रिजल्ट। और वो कहाँ पर प्रिंट हो गया, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ नम इन द कॉल्ड फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ नम इन द कॉल्ड फंक्शन जो है वो हमारी 12 होगी, पर जो मेन फंक्शन है उसमें वो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जो 2 है वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, और जो n की वैल्यू है वो किसी और मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है। तो जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो एक तो वो वैल्यू होती है और एक उसका मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। जब हम कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे तब हम देखेंगे कि हम एक्चुअल चेंजेस करते हैं जहां पर हमारा एड्रेस होता है, ठीक है। कल हम लोग उसको देखेंगे कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है। आप लोग फिलहाल आज ये स्टडी करिएगा कि कॉल बाय वैल्यू क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर किसी को अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कोई पूछ ले, किसी को कोई दिक्कत है इस अभी तक। और आप लोग लैब्स प्रॉपर्ली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप लोग लैब के सेशंस ज्वाइन कीजिए, उसमें हम लोग उन प्रोग्राम्स को रिपीट करा रहे हैं, सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू, ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लैब जरूर ज्वाइन कीजिए। दैट्स ऑल विद टुडेज मीटिंग। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you.